अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमारी काफ़ी लंबी और अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है लेंस लॉ पे। तो होप्स हो कि अब लेंस लॉ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि फ्लक्स को आप इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपका जो फ्लक्स है ये कहाँ पर है, ये हमने कल पढ़ लिया था। व्हेन करंट थ्रू वन कॉइल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब वो कह रहा है कि जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो पहला केस है कि व्हेन करंट थ्रू वन कॉइल इंक्रीजेस, के जब वहां पहले क्या था, फ्लक्स के बारे में था कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप किस पे आ गए हैं, आप करंट के पे आ गए हैं। तो वो कहता है कि जब पहले कॉइल का करंट आप बढ़ाएंगे तो दूसरी कॉइल का करंट इसको कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका जो करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसके करंट के इंक्रीज होने से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये कॉइल साथ पड़ी हुई है तो इसलिए जाहिर है यहाँ से जो निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसमें से पास करता है। तो जब इसमें से पास करता है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर है वो चेंज होता है, क्योंकि पहले 0 था। फिर जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू होता है तो फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह करके यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि फ्लक्स का नंबर चेंज हो रहा है। और आप जानते हैं कि जब भी फ्लक्स का नंबर चेंज हो तो क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, इंड्यूस करंट को जनरेट करता है। अब यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी कि ये इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल इसका ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर भी कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और यहाँ पे कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। ताकि ये इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो ताकि वो कहेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो अगर पहली कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, तो दूसरी कॉइल में करंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि तभी तो फ्लक्स अपोज हो सकता है ना, अगर दोनों करंट की डायरेक्शन सेम हो। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो दो वायर्स होती है उनमें करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो वायर आपस में क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती हैं। सर अट्रैक्ट करती हैं। तो इसी तरह अगर दोनों कॉइल्स में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो वो फ्लक्स को बढ़ाने के बजाय क्या करे, वो कम करने के बजाय फ्लक्स को बढ़ा देगा। इसलिए लिखा हुआ है कि दोनों के करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज होगा। और ये वर्डिंग के फॉर्म में आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन या एमडी कैट में किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। पहले कॉइल में करंट की डायरेक्शन देखें और दूसरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो वो आपको बता देगा कि इस करंट में कॉइल में करंट, कॉइल ए में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो कॉइल बी में करंट की डायरेक्शन बताएं। तो फिर आप कंसेप्ट को यूज करके फिर आप बता देंगे, अगर कॉइल ए में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फिर कॉइल बी में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है ये पॉइंट। यस सर। फिर अगर करंट डिक्रीज करे तो आप देखिए, जब करंट डिक्रीज करेगा तो अगेन इस कॉइल बी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो मतलब यहाँ पे इंड्यूस करंट आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो ये जो कॉइल बी है ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अब बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब पहली कॉइल का करंट कम होगा दूसरी कॉइल का करंट इसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। हमेशा उल्ट काम करता है लेंज लॉ। अगर पहली कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है दूसरी कॉइल में भी करंट क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगी तो तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेनेवर करंट इज इंड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट। दो ही चीजें होती है ना, या तो आप कॉइल को मूव करते हैं या मैग्नेट को मूव करते हैं। तो कॉइल को मूव करें इन मैग्नेटिक फील्ड तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर चेंज होगा और इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो अगर मैग्नेट को मूव करें तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर चेंज होगा और इंड्यूस करंट आ जाएगा। They experience a magnetic force which opposes the motion of the coil or magnet. Thus, mechanical energy is spent to overcome opposition is converted into electrical energy. जो हम एनर्जी स्पेंड करते हैं, जो हम एनर्जी खर्च करते हैं,
फिर वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इंड्यूस करंट में हो जाती है। यानी कि बाहर से कोई एडिशनल एनर्जी वो इंड्यूस करंट नहीं बन रही होती, बल्कि हमारा जो वर्क डन होता है, क्योंकि लेंस ला क्या करता है, लेंस ला के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इस इंड्यूस करंट को इंड्यूस करंट की अपोजिशन को रोकने के लिए हमें कॉइल को मूव करवाना है, क्योंकि इंड्यूस करंट चाहेगा कि कॉइल मूव ना करे, फ्लक्स चेंज ना हो, और हमने फ्लक्स को चेंज करवाना है, चाहे फ्लक्स को बढ़ाना है चाहे फ्लक्स को कम करना है। दोनों केसेस में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन जब आप करेंगे वो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। When current is induced in an conductor due to its motion, it experiences a magnetic force opposite to the velocity. Whenever magnetic flux increases, magnetic force is repulsive. ये MCQ आ सकता है। वो जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करता है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगी। Whenever करंट, म्यूचुअल इंडक्शन के ये रिलेशन, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस की रेशियो ऑफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, जिसकी डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसका यूनिट हेनरी है, और हेनरी किसके इक्वल होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के। और इसकी डिपेंडेंस है, ज़ाहिर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, तब चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा। क्लोजनेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल की ओरिएंटेशन भी डिपेंड करती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल पे रखा है, परपेंडिकुलर रखा है या पैरेलल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, उस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द कॉर, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स है ना, उसमें फार्मूले में क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो ये कोस थीटा आपको क्या बताता है कि जो डायरेक्शन है वो भी क्या करती है, फ्लक्स को चेंज वो करती है, फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, कि जिस मटेरियल पर आपने क्या किया है, उस जो वायर है, क्योंकि आपको पता है कॉइल आपने कैसे बनानी है, किसी कोई भी जो मटेरियल उसके ऊपर आपने बाउंड करना है, बाइंडिंग करनी है, तो जिस पे आप बाइंड कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सेल्फ में क्या होता है, वो एक ही कॉइल है, उसी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उसी कॉइल के अंदर क्या होगा, आ जाएगा इंड्यूस करंट आ जाएगा, और उसी कॉइल के अंदर ही उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। पहले में क्या हुआ था, म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है ना कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स वो बढ़ता है, यहां से उसको अपोजिशन मिलती है। लेकिन इंड्यूस सेल्फ इंडक्टर में, इंडक्शन में क्या होता है, सारा कुछ एक ही कॉइल में होता है, इसी कॉइल में इंड्यूस करंट नहीं आना है, और इसी कॉइल में क्या करना है, इंड्यूस करंट ने काज को अपोज करना है। तो इसलिए इसको सम टाइम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, बैक ईएमएफ, क्योंकि बैक ईएमएफ का मतलब कि अब वो ईएमएफ को रिवर्स करना चाहता है, क्योंकि ये जो ईएमएफ है ये इंड्यूस करंट को जनरेट करवा रहा है। तो इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट आ जाएगा वो क्या करेगा, इस ईएमएफ को बैक करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा नाम बैक ईएमएफ क्यों है, तो आप बोलेंगे क्योंकि एक ही कॉइल में जो सारा फिनोमिनन हो रहा होता है, एक ही कॉइल के अंदर जो बैटरी होती है, जब हम उसको टर्न ऑन करते हैं तो कॉइल में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि शुरू में करंट की वैल्यू 0 होती है जब बैटरी का स्विच ऑफ होगा, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फिर करंट की वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ेगी, तो जब ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉइल के अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो जितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा उतना इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगा, और ये जो फिर इंड्यूस करंट आएगा ये क्या करेगा, उस फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सोर्स कौन सा, काज कौन सा, बैटरी। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे था ना कि आप मैग्नेट को मूव करवाते थे आगे पीछे, तो वो इसको फिर क्या करता था, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा भी है कि जब फ्लक्स बढ़ रहा हो तो कॉइल क्या करती है, इंड्यूस करंट फ्लक्स को कम करेगी, अगर फ्लक्स कम हो रहा तो फ्लक्स को बढ़ाएगी। यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ था, जब पहले कॉइल का करंट बढ़ेगा दूसरी कॉइल का करंट इसको कम करने की कोशिश करेगा। काज को उसने टारगेट करना है
कि कास को मैं वो जड़ से उसको मैं खत्म करूं, ताकि मुझे पैदा करने वाला कोई वो सोर्स ही ना रहे। क्लियर है ये पॉइंट? तो सेम फिर इसका भी यूनिट। दोबारा बता दें जी सर, ये सेल्फ इंडक्टेंस का बैक ईएमएफ वाला थोड़ा दोबारा से बता दें। देखिए, बैक का मतलब क्या है? रिवर्स, ऐसे ही है ना। तो देखें पहले क्या हुआ था, हमारा स्विच ऑफ था, तो जब स्विच ऑफ था तो जाहिर है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक वो करंट नहीं होगा, तो जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा, यानी कि इस कॉइल में से कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा। फिर आपने क्या किया, आपने स्विच को ऑन कर दिया। तो जब स्विच को आपने ऑन किया तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो इस कॉइल में से भी करंट गुजरा, तो जब कॉइल में से करंट गुजरेगा तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड से उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का पहले नंबर कितना था, ज़ारा? पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का नंबर कितना था? पहले नहीं था ना, 0 था। तो अब नंबर बढ़ा है ना। तो जब नंबर बढ़ेगा तो क्या आएगा, जी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के आने से क्या चीज आएगी? जी सर। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या चीज ईएमएफ आएगी? ईएमएफ आएगी। और ईएमएफ से क्या आएगा? इंड्यूस करंट होगा ना। इंड्यूस करंट आ जाएगा। और इंड्यूस करंट का काम क्या होता है, कास को अपोज करना। कास यहाँ पर क्या ईएमएफ है ना, कि ये ईएमएफ क्या करती है, यहाँ पर करंट को जनरेट करती है। करंट फिर वो इंड्यूस करंट को जनरेट कर रहा है। तो इंड्यूस करंट का हमेशा काम क्या होता है, कास को अपोज करना। ये पैदा करने वाला का ही दुश्मन है, ये नहीं चाहता कि मुझे कोई पैदा करे। तो इसलिए फिर क्या करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये है ना, तो ये क्या करेगा, उस डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। उल्ट ये जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है इसके अंदर करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो फिर ज़ाहिर है कि उसका जो ईएमएफ है उसको क्या करेगा, वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा। क्लियर आप? तो डेट्स वाइज से सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। जी ज़ारा, जी सर, क्लियर है। जी क्लियर सर, नहीं है तो क्लियर है। बता दें। सर इंडक्शन थ्रू जी सर सर, क्लियर है। जी, और किसी ने कुछ सर पूछे? इंडक्शन थ्रू डीसी करंट सर इंडक्शन थ्रू डीसी करंट हो सकती है। सेल्फ इंडक्शन है। हाँ सर, थ्रू डीसी का चेंज इन डीसी करंट हो सकती है। फिलहाल तो ये हमने डीसी करंट यूज कर रहे हैं ना, डीसी करंट से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो सारा फिनोमेना हो रहा है। और बैटरी का काम होता है कांस्टेंट करंट को नहीं प्रोवाइड सर, करना। नहीं सर, ये तो एसी एसी करंट बाय चेंजिंग एसी करंट करते हैं सेल्फ इंडक्शन यूज। जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन सर जो है बाय चेंजिंग डीसी करंट भी करा सकते हैं हम। देखिए, यहाँ पर भी बैटरी था ना, बैटरी से हमेशा आपको कौन सा करंट मिलता है? सर डीसी मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैटरी का साइन है, तो डीसी करंट यहाँ पे यूज हो रहा है। और म्यूचुअल इंडक्शन में भी डीसी का करंट यूज हो रहा है। और जो आप पूछ रहे हैं ना कि इंडक्टर में से, आप वो पढ़ा था कि वहां से सिर्फ डीसी करंट पास करता है और कैपेसिटर में से एसी करंट पास करता है, ऐसी है ना। जी सर। तो यहाँ पर देख लें डीसी करंट यूज हो रहा है। सर बुक में है कि डीसी नहीं कर सकता, वो कैपेसिटर का सेकेंड है। ईयर बुक में है। कैपेसिटर जो है ना वो डीसी को नहीं नहीं पास सर, होने देता। म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टर मैं डीसी को पिक्चर पास निकाल कर करता वो है। भेजूंगा डीसी म्यूचुअल। अच्छा सर, उसमें क्या है सेल्फ इंडक्शन में कि डीसी नहीं करा सकता इंडक्शन और एसी करा सकता है कि कोई चेंज होता है। वो ना फिर आप वो डिस्कशन ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। फिर आप वो आपकी बात समझ में मुझे नहीं आ रही तो वो बुक पे जो लिखा हुआ है ओके। ना वो फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? हम्म, ठीक है सर। हाँ जी, तो वो स्क्रीनशॉट सेंड करें, वो फिर हम देख लेते हैं कि
आप क्या समझाना चाह रहे हैं? वैसे जो है ना, जो इंडक्टर है ना, यहाँ से जो डीसी करंट है ये ओके पास सर। हो जाता है, एसी करंट यहाँ से पास नहीं करता, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में से एसी पास करता है, डीसी पास नहीं करता। दैट्स वाई हम कैपेसिटर पे चार्ज को स्टोर करते हैं। अगर कैपेसिटर में से डीसी करंट पास हो जाए, फिर आप कभी भी कैपेसिटर को एज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस आप ना करें, क्योंकि आप देखें ना, ये दो प्लेटें हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब देखें, अगर यहाँ से डीसी करंट पास हो जाए, तो जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर तक पहुंच जाएगा, तो वो तो फिर चार्ज को स्टोर ही नहीं कर पाएगा। जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर स्टिक हो जाता है, क्योंकि वो आगे फ्लो नहीं कर पाता, उसका आगे रास्ता बंद हो गया है। तो ये एमसीक्यू भी आता है कि जो कैपेसिटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को पास हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/2πf, 2πf। मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो समझ आ गई जो मैं बताना चाह रहा था? सर कट हुई। ये कह रहा था नेट कि कैपेसिटेंस का ये फार्मूला होता है ना, 1/2πfc, और कैपेसिटेंस की जो फ्रीक्वेंसी जी वो सर। 0 होती है, तो 1/0 आ जाएगा। जी तो 1/0 क्या होता है, जी। इन्फिनिटी। तो यानी कि जो कैपेसिटर है ना, इन्फिनिटी सर। वो डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दैट्स व्हाई कैपेसिटर में से डीसी करंट पास नहीं करता। जी सर। सर इंडक्शन, बुक में कहा है सर, बुक में आपको सर पढ़ लो। वो ना आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ना वो आपकी बात सही समझ में नहीं आ रही कि आप क्या जी सर। समझाना चाह रहे हैं। ओके सर, ठीक है। इंडक्शन हीटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। द वाटर प्लेस्ड, ये वैसे ही आगे उसका है। एसी जनरेटर, अच्छा कोई बताएगा कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है एसी जनरेटर? जो हम लिखते सर हैं ना वो कि कॉइल जब घूमता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो वो से वो कॉइल घूमता है और वो से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है ना, वो कॉइल के घूमने से हो रहा है, और घूमने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू मोशन, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनको आप क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि कॉइल के घूमने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो दैट्स वाई एसी जनरेटर क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, मोटर, इनके जो प्रिंसिपल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किस पे बेस करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉइल एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस, ये इसका सारा प्रिंसिपल है। तो ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकती हैं जुबानी, अगर कहीं आप डेमो देने जा रहे हैं वहां पर भी आपको जुबानी पूछ सकते हैं। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल। EMF is only induced along the conductor A, B and CD because force acting on the charges is along the wire। वो कह रहा है कि सिर्फ ये दो साइड्स हैं, A, B और DC, इन साइड्स पे सिर्फ क्या होता है, आपकी फोर्स लगती है। अब देखिए, जब ये यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो क्या हो रही है, आपके बाहर की तरफ लग रही है, आउट ऑफ लग रही है, और यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, इनवर्ट लग रही है। तो एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। तो देखें यहाँ पर ये जो साइड है ये कंडक्टर है ना, क्योंकि ये हमने कॉइल कौन से यूज की है, कंडक्टर वाली यूज की है। तो इसके अंदर कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या मौजूद है, चार्जेस मौजूद हैं, ऐसे ही है ना। तो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या है, चार्जेस को डिफ्लेक्ट करना, चार्जेस को उसकी वो मोशन को चेंज करना। तो यहाँ पे भी जो चार्जेस होंगे
वो जितने भी चार्जेस होंगे उनके सारों पर भी कौन से क्या फोर्स कैसे लगेगी, बाहर की तरफ। और जितने यहाँ पे जो चार्जेस मौजूद हैं उन पर फोर्स कैसे लगेगी, अंदर की तरफ। लेकिन ये जो साइड्स हैं AD या CB, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी चूंकि देखें DC और CD और BC, इन ये जो तीनों साइड्स हैं, क्या इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है या डिफरेंट है? जब कॉइल मूव करेगी तो ये तीनों साइड्स एक डायरेक्शन में मूव करेगी या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगी? अब देखिए जो साइड है ना BAB, इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर ये जो कॉइल CD है साइड है, ये अगर आगे की तरफ जाती है तो कोई जो साइड AB है ये क्या करेगी, ये पीछे की तरफ जाएगी। ऐसा ही है ना? यानी कि ये फॉरवर्ड मूव करेगी, ये बैकवर्ड मूव करेगी। तो यानी कि यहाँ पर इनकी फोर्स सर कपल बनाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है। तो कपल बनाएंगे जी सर, कपल बनाएंगे। हाँ जी, लेकिन ये जो हम Couple साइड की force। बात कर रहे हैं AD और BC पे, ये एक दूसरे को कैसे यहाँ ये कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर? जैसे यहाँ पे लिखा है EMF induced along the conductor BC and DA is zero because force on charges is not along the wire। अब देखिए चूंकि यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, बाहर की तरफ, और ये जो साइड है यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइड है ये हमारी साइड D है और ये हमारी साइड A है। तो यहाँ पर देख ले कॉइल की मोशन क्या है, ये डायरेक्शन है ना, और इस पर जो फोर्स है वो क्या लग रही है, वो बाहर की तरफ लग रही है। तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो चार्जेस को, कोई चार्जेस पे फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। ये जहाँ पे मैंने एरो शो की है, चार्जेस की डायरेक्शन ये है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रही। फोर्स क्या लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है। और यहाँ पे क्या था, ये चार्जेस की ये जो यहाँ पर जो कॉइल की जो डायरेक्शन थी वो बाई की तरफ थी, तो फोर्स भी क्या लग रही है, बाई की तरफ लग रही है। यहाँ पे कॉइल की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो फोर्स भी क्या लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पर वो राइट की तरफ है, एरो की तरफ, लेकिन जो फोर्स है वो बाई की तरफ है। तो लिहाजा, और इसी तरह जो DC है, नीचे जो साइड है CB, यहाँ पर भी जो डायरेक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड है, लेकिन फोर्स क्या है, बाहर की तरफ। तो इस वजह से जो साइड्स AD और BC हैं, यहाँ पर इंड्यूस EMF क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि चार्जेस पर फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन मोशन डिफरेंट है और फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है। सर हमने तो पढ़ा था कि यहाँ पर थीटा 0 होता है, फ्लक्स के दरमियान और साइड के दरमियान, करंट के दरमियान। फ्लक्स सर हमने पढ़ा था टार्क का फार्मूला, वो ना आप डिफरेंट वे में, वो ना आप डिफरेंट वे में आप इसको बता हाँ सकते सर। हैं। ये मैंने जस्ट एक मैंने आपको मतलब अच्छा। पॉइंट बताया है, आप डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि AD या CB में आप हाँ। जो है ना वो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ सर, साइन 0 यहाँ पर सर थीटा 0 पुट करते हैं, साइन 0 पुट करते हैं, वो भी 0 तरीका आता आप है। यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। क्योंकि अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे तो फिर आप क्या लेंगे, एरिया वेक्टर लेंगे, तो फिर जाहिर है कि उसके मुताबिक फिर एंगल हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। जी और सर। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ये हमारी साइड है ना, 0 होता तो है। इसका एरिया वेक्टर क्या है, ये जी वाला है, सर, ऐसे ही है। और फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। बिल्कुल। तो अगर आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। सेम यहाँ पर 0 इसका होता जो है। एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा, और फ्लक्स की और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो ये डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर नाद से निकल रही है, बिल्कुल। साउथ में एंटर हो रही हैं। तो दोनों वे से आप बता सकते हैं, वो इशू नहीं है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ये जनरेटर में इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या होता है, नवाब साइन थीटा,
और ये मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला है ई जो ई नॉट है ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया। तो ओमेगा के दूसरे क्या होता है, ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस है 2 पाई एफ। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको आने चाहिए, नवाब एन 2 पाई एफ ए बी और एन 2 पाई ओवर टी ए बी। तो ये सारे फार्मूला साथ में आप साइन थीटा भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है, ये भी आपको आनी चाहिए। तो अगर इंड्यूस करंट का आपने मालूम करना है तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे। तो ये जो फार्मूला है, ओरिजिनल जो फार्मूला इंड्यूस करंट का क्या होता है, ई ओवर आर। तो ई की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई थी, ई नॉट साइन थीटा, वो यहाँ पर पुट की ई नॉट साइन थीटा। तो फिर ई नॉट ओवर आर हमारा किसके इक्वल है, आई नॉट के, क्योंकि ई नॉट हमारा मैक्सिमम है। तो ई नॉट ओवर आर किसके इक्वल हो गया, मैक्सिमम इंड्यूस करंट के। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं। और ई नॉट किसके इक्वल होता है, नवाब के, ये हमने पढ़ा है। सर यहाँ पे जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जी, और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल फ्रीक्वेंसी में रोटेट नहीं करते, जी सर, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर। ओमेगा में रोटेट करते हैं। सर किसी जगह पे हम जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, सर जी ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी कह देते हैं, कई एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ओमेगा को सर जी फर्स्ट ईयर की बुक्स में कई दफा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं ओमेगा को, कई दफा एंगुलर वेलोसिटी कह देता है। तो हमें कैसे नहीं पता नहीं, दोनों चलेगा कि डिफरेंट हैं। इस दफा उनका वो एंगुलर वेलोसिटी साइंस फ्रीक्वेंसी वो है? मतलब है, वो रिप्रेजेंट करने का वो सिंबल सेम है, लेकिन दोनों की वो मतलब है कंसेप्ट डिफरेंट है। यानी कि सिंबल दोनों के सेम यूज होती है, ये आप कह सकते हैं बस। जिस तरह स्पीड और वेलोसिटी है, दोनों के सिंबल सेम है, लेकिन दोनों का जो कंसेप्ट वो डिफरेंट है। तो सिंबल दोनों की सेम हो सकती हैं। ठीक है, आज मेरी कोशिश थी ये इस तरह खत्म करने की, लेकिन आज भी ये खत्म नहीं हो सका। तो करंट रिवर्स, तो यहाँ पर जो हमारा जनरेटर होता है, यहाँ पर कॉइल कितने एंगल पे घूमती है, 360 पे घूमती है। 360 पे घूमती है।